इंटरनेशनल कोर्ट में इसराइल पर गजा में जनसंहार के मुकदमे का फैसला। कोर्ट ने कहा इसराइल गजा में आपातकालीन उपाय करे। By 16 votes to 1, the state of Israel shall take all measures within its power. ज्ञानव्यापी पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक। एएसआई ने कहा मस्जिद से पहले यहाँ था हिंदू मंदिर। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा इस तरह से ये तो कम से कम प्रमाणित हो जाता है कि नहीं वो मंदिर उस मस्जिद के पहले एग्जिस्ट करता था जो आज वर्तमान में है। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे कुछ उनको संस्कृत और द्रविडियन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। बिहार में राजनीतिक गलियारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी से हाथ मिलाने की अटकलें तेज। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा संशय दूर करना, इस गठबंधन की मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से। आज 26 जनवरी को भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस साल के गणतंत्र दिवस की थीम रही विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। भारतीय सैन्य तकनीक के प्रदर्शन के साथ परेड का आगाज हुआ। इस मौके पर कर्तव्य पथ पर हुई परेड में देश की सैन्य ताकत को दिखाया गया। परेड नारी शक्ति पर आधारित रही, फोकस महिलाओं पर रहा। इस बार के समारोह में नारी शक्ति को केंद्र में रखा गया है। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह, जिसमें माननीय राष्ट्रपति परेड की सलामी लेंगी। समारोह में हमारे मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने से पहले एक अहम ऐलान करते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि साल 2030 तक पेरिस में 30,000 भारतीय छात्र शिक्षा के लिए आएंगे। उन्होंने एक्स पर यह ऐलान किया, साथ ही लिखा, ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है लेकिन हम इसे पूरा करेंगे। मैक्रो ने यह भी बताया कि इसके लिए फ्रांस सरकार क्या क्या करेगी। उन्होंने एक नोट शेयर कर कहा, हम फ्रेंच सिखाने के लिए फ्रेंचाइजीज का एक नेटवर्क विकसित करेंगे जिसमें फ्रेंच सीखने के लिए नए सेंटर होंगे। हम इंटरनेशनल क्लास बनाएंगे ताकि जो लोग फ्रेंच नहीं बोल पाते हैं वो भी फ्रांस की यूनिवर्सिटी में पढ़ सकेंगे। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को तमिलनाडु सरकार ने कोट्टाई अमीर कम्युनल हार्मनी 2024 सम्मान से सम्मानित किया है। जुबैर को जो साइटेशन दिया गया है उसके मुताबिक सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उनकी सेवाओं के कारण ये सम्मान दिया गया है। मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हैं। नासा का इंजेनुइटी मार्स हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त होने के बाद अपना मिशन खत्म कर चुका है। इंजेनुइटी मार्स हेलीकॉप्टर ने किसी और ग्रह पर पहली संचालित उड़ान हासिल करने के बाद इतिहास रचा था। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि आपातकालीन लैंडिंग के दौरान इस विमान के रोटरों को नुकसान हुआ था। परसिवेरेंस रोवर के साथ सवार होकर इंजेनुइटी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचा था। सोशल मीडिया में नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा कि इंजेनुइटी की उपलब्धियां बेहद महत्वपूर्ण हैं। What Ingenuity accomplished far exceeds what we thought possible. बेल नेल्सन कह रहे हैं, इंजेन्युइटी ने जो हासिल किया है वो हमारी उम्मीद से कई ज्यादा है। लगभग 3 साल पहले इंजेन्युइटी ने मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरी थी। इंजेन्युइटी ने किसी अन्य ग्रह पर संचालित नियंत्रित उड़ान भरने वाले पहले विमान के रूप में इतिहास रचा है और हमारे सौर मंडल में भविष्य के और उपायों के लिए मार्ग भी दिखाएगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन ने शुक्रवार को हुए मुकाबले में नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हार का सामना करना पड़ा। हैदराबाद टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने कई रनों की बढ़त ले ली थी। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट पूरा दिन पूरी खबर यानी कि दिन भर है। इसराइल के हमले झेल रहे गजा में तत्काल संघर्ष विराम करने के दक्षिण अफ्रीका के आग्रह पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ ने सहमति नहीं जताई है। हालांकि सुनवाई कर रहे 11 जजों में से ज्यादातर ने यह माना कि इसराइल को अपनी क्षमता के अनुसार हर वो चीज करनी चाहिए जिससे फलस्तीनी लोगों की मौतों, शारीरिक या मानसिक तौर पर क्षति पहुंचाने से बचाया जा सके। ये कुछ ऐसा है जिससे दक्षिण अफ्रीका और फलस्तीनी लोगों को निराशा सी हो सकती है। और हालांकि सुनवाई कर रहे, जैसा कि आपने बताया कि कई जजों ने ये कहा है कि इसराइल को अपनी क्षमता के अनुसार लोगों को मदद करनी होगी।
साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि इसराइल को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो फलस्तीनी महिलाओं को बच्चों को जन्म देने में बाधा पहुंचा सकता है। जनसंहार पर अदालत का ये फैसला अंतिम नहीं है और ऐसा लगता है कि इस बारे में निर्णय लेने में कई साल लगेंगे। इसराइल को अब इस पर निर्णय लेना है। आईसीजे के फैसले बाध्यकारी तो हैं, लेकिन इनको लागू करने के लिए कोई व्यवस्थित सिस्टम नहीं है। संघर्ष विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास जारी है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने इस नरसंहार के मामले में इसराइल को गजा में आपातकालीन उपाय करने का आदेश दिया है, लेकिन युद्ध विराम की मांग पर फिलहाल तो कुछ नहीं कहा है। इसराइल से कहा गया है कि वो फलस्तीनियों की हत्या को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करे और क्षेत्र में ज्यादा मदद प्रदान करे। नरसंहार के लिए उकसाने वालों को दंडित करने का भी आदेश दिया गया। इसराइल नरसंहार के आरोपों से इनकार करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 11 जनवरी से इसराइल के खिलाफ इस मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई थी। आईसीजे के फैसले में पीठासीन न्यायाधीश जॉन डोनाग्यू ने कहा कि न्यायालय के आदेशों को लागू करना देशों के लिए एक कानूनी दायित्व है। By 16 votes to 1, the state of Israel shall take all measures within its power to prevent. जोआन कह रही हैं, अदालत का मानना है कि इसराइल को अब से 1 महीने के अंदर इस आदेश को प्रभावी करने के लिए सभी उपायों पर अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट आने के बाद दक्षिण अफ्रीका को सूचित किया जाएगा, जिससे न्यायालय को उस पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। कानून के अनुच्छेद 41 के तहत अनंतिम उपायों पर उसके आदेश बाध्यकारी होंगे और सभी पक्षों का ये दायित्व है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन हो। अंतरिम आदेश जी। कोर्ट के बाहर दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री नालेडी पंडोर ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, I wish to begin by thanking the judges of the International Court of Justice for dealing with this matter expeditiously. उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश ने इसराइल को कड़ा संदेश दिया है। कोर्ट के जजों को इस बात का धन्यवाद कि उन्होंने इस अहम मुद्दे को तेजी से सुनवाई तक पहुंचाया ताकि फलस्तीन में निर्दोष नागरिकों को बचाया जा सके और इस बात को सुनिश्चित किया कि दक्षिण अफ्रीका ने कोर्ट के सामने जिस बात को उठाया उस नुकसान को कम किया जा सके और लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके। अब इस पॉडकास्ट में शामिल करते हैं हरेंद्र मिश्रा को, जो कि यरूशलेम से, माफ कीजिएगा, जुड़ गए हैं। सबसे पहले थोड़ा सा फैसला जो हमने बताया, थोड़ा सा आप इस फैसले के बारे में बताइए और ये बताइए कि इसराइल इस फैसले के बारे में क्या कह रहा है। देखिए, इस फैसले में साफ तौर पर यह कहा गया है कि इसराइल को वो सारे उपाय करने होंगे जिससे कि गजा में नरसंहार को रोका जा सके, लेकिन साथ ही साथ इसराइल में जिस बात को लेकर के सबसे ज्यादा चिंता थी वो ये थी कि दक्षिण अफ्रीका ने मांग की थी कि जो इसराइली कार्रवाई वहां पर चल रही है उसको फौरन रोका जाए, उस पर जो है इमीडिएट सीज फायर, इमीडिएट पूर्ण युद्ध विराम की जो मांग थी उसको लेकर के इसराइल चिंतित था। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इसराइल में आमतौर पर अधिकारियों को यह पूरा विश्वास था कि इस मांग को जो है वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और जो इसराइली कार्रवाई को रोकने की बात नहीं की जाएगी। हाँ, जिस तरह का फैसला आया है उससे बहुत ज्यादा यहाँ हैरानी नहीं है लोगों को। लोग ये मान रहे थे कि ये कहा जाएगा कि वहां पर कोशिश पूरी की जाए कि आम जो नागरिक हैं वो न मारे जाएं, आम नागरिकों को जो मानवीय जो सहायता है वो लगातार इसराइल जो है देता रहे। तो इसी तरह का फैसला आया है जिस तरह की यहाँ पर पहले से ही लोगों को उम्मीद थी। हाँ, एक बात को लेकर के जरूर हैरानी है, हैरानी ना कहें, मतलब लोग ये भी सोच रहे थे कि शायद जिस तरह से वकीलों ने वहां पर इजराइल का पक्ष पेश किया था तो लोग मान रहे थे कि हो सकता है कि इजराइल इस पूरे चार्ज को जो है वो रद्द कर दे, जो कि नहीं हुआ है और ये जो मामला है उस पर आगे भी छानबीन जारी रहेगी। ये बताएं कि जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं उनकी ओर से या फिर इजरायली जो कैबिनेट है उसकी ओर से कोई बयान या कोई रिएक्शन? जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे ही फैसला आया उसके बाद पहले तो इस्राएली प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के जरिए अपने सारे मंत्रियों को ये आदेश दिया कि वो किसी तरह का बयान ना दे, लेकिन लोगों ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए यहाँ पर खास करके जो दक्षिणपंथी कुछ मंत्री हैं उन्होंने बयान दिए हैं। लेकिन उसके बाद खुद
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया है और यहाँ पर रक्षा मंत्री योआव गलांट का भी बयान आया है। जहां तक बेंजामिन नेतन्याहू का बयान जो है वो काफी हद तक संतुलित है, लेकिन जो रक्षा मंत्री योआव गलांट का जो बयान है वो एक तरह से आप कह सकते हैं काफी आक्रामक है। यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस्राइल अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानता है और उसके तहत ही जो है उसकी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, लेकिन वो अपनी कार्रवाई को अंतिम अंजाम तक ले जाएगा, यानी कि जिन लक्ष्यों को लेकर के वो आगे बढ़ा था वो उसमें जब तक सफल नहीं होता है तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन साथ ही साथ वहां पर इस्राइल पहले से ही वो कह रहे हैं कि जो भी मानवीय सहायता है वो इस्राइल वहां पर लोगों को पहुंचाता रहेगा गजा में, और गजा और इस्राइल की लड़ाई जो है वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ नहीं है बल्कि वो लड़ाई हमास के खिलाफ है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है और रक्षा मंत्री ने कहा है कि जो आईसीजे है उसे इस्राइल को लेक्चर नहीं देना होगा और इस्राइल को पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। तो इस तरह से कहते हुए उनका रुख थोड़ा आक्रामक सा है। संक्षेप में जानना चाहेंगे कि हालांकि ये जो फैसला है ये कह रहे हैं कि बाध्यकारी है, लेकिन इसको बाध्यकारी बनाएंगे कैसे, लागू कैसे करेंगे? जी देखिए, बाध्यता को लेकर के यहाँ तक जो मेरी समझ है, यहाँ पर कुछ जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे मेरी भी बात होती रही है इसको लेकर के पिछले दिनों, तो इस तरह की बाध्यता या इसको इम्प्लीमेंट कर पाना जो है वो बेहद ही मुश्किल है। ये इसके लिए कोई उस तरह का जो है मैकेनिज्म पहले से मौजूद नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि इस तरह के फैसले आईसीजे के जो पहले आए हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उनके पास भी जो है पहले से अगर उस तरह की कोई तैयारी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है उसने उस तरह का कोई एक मैकेनिज्म तैयार किया होता तो शायद किया जा सकता था। इस तरह की कोई भी चीज अभी तक उपलब्ध नहीं है। जी हरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। तो इस्राइल गजा पर जो आज अंतर्राष्ट्रीय अदालत है उसका फैसला आया है और जो फैसला है वो हम आपको इस पॉडकास्ट में बता चुके हैं। कार्यक्रम में आगे बात क्या परिस्थिति बनती है, बीजेपी क्या निर्णय लेती है, उस बदली हुई परिस्थिति में उस समय आने पर उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। यानी कि बात हो रही है कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है। बिहार में से जो आज दिन भर मीडिया में खबरें आई उसमें ये है कि नीतीश कुमार क्या पाला बदल सकते हैं या नहीं, विस्तार से चर्चा होगी। परमवीर रावत लिख रहे हैं कि बिहार की राजनीति पर बहुत चर्चा हो रही है, क्या कहता है वर्तमान का राजनीतिक स्थिति। कन्हैया प्रसाद लिख रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और जियां द्रेस का मानना है कि भारत विश्व का एकमात्र देश है जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रहा है। मनोहर चमोली लिख रहे हैं कि विश्व दबाव में अभी तक नहीं आया। वैभव कृष्ण दुबे लिख रहे हैं अब हम कब तक जी पूरा पढ़ नहीं पाया। तौहीद अहमद आईसीजी के फैसले पर टिप्पणी कर रहे हैं। शमशाद समस्तीपुरी कह रहे हैं कि आईसीजे का फैसला अमेरिका के दबाव में आया है। ज़मीर उमर कह रहे हैं कि अच्छा, ये भी बिहार की राजनीति का जिक्र कर रहे हैं। और मंजू व्यास गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रही हैं। मदन लाल लमूरिया जुबैर अहमद को पुरस्कार मिलने की शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी, अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो रामहित हैं जो कह रहे हैं नीतीश पहले भी ऐसा पाला जो है वो बदल चुके हैं और राजनीति से लोगों का विश्वास उठ सकता है इसकी वजह से। रामपाल सियोल जोधपुर हैं जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अवसरवादी नेता हो सकते हैं। वीरेंद्र दत्त हैं जो कह रहे हैं बीबीसी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं कई सालों से बीबीसी सुन रहा हूं। और तनु कुमारी कह रही हैं कि इंसानियत का पहला धर्म होना चाहिए लोगों की मदद। आखिरी है ये डीके परमार साहब लिख रहे हैं कि हम टाइम पर लाइव से जुड़े हुए ऐसा काम करना, जी ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टिप्पणी की। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। और अब इस पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव, यानी कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे करने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर था। वाराणसी जिला अदालत ने पिछले साल जुलाई में एएसआई को मस्जिद परिसर का सर्वे करने का निर्देश दिया था और अब सार्वजनिक की गई एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 महीने के अपने सर्वे में वैज्ञानिक अध्ययन, सर्वेक्षण, वास्तुशिल्प अवशेषों, विशेषताओं, कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर ये आसानी से कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले
यहाँ एक हिंदू मंदिर मौजूद था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उन्हें देर रात एएसआई की रिपोर्ट की कॉपी मिल गई थी, लेकिन अभी रिपोर्ट वकीलों के पास है। मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन ने कहा है कि ये एक रिपोर्ट है, फैसला नहीं है, और रिपोर्ट लगभग 839 पन्नों की है। इसका विश्लेषण करने में, अध्ययन करने में समय लगेगा। एक्सपर्ट से राय ली जाएगी, अदालत में विचार के लिए इसे ले जाया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल 4 अगस्त को एएसआई ने कड़ी सुरक्षा के बीच में अपना सर्वे शुरू किया था। एएसआई सर्वे का आदेश देते हुए वाराणसी के जिला जज ने अपने आदेश में लिखा था, अगर प्लॉट और ढांचे का सर्वे और वैज्ञानिक जांच होती है तो उससे अदालत के सामने सही तथ्य जाएंगे और जिससे कि मामले का अदालत में न्याय संगत और उचित तरीके से निपटना जो है और निपटारा जो है वो हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि एएसआई ऐसे तरीके से सर्वे करेगी ताकि कोई टूट फूट ना हो। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि सर्वे में ना तो खुदाई की जाएगी और ना ही ढांचे को तोड़ा जाएगा, और सर्वे का मकसद ये था कि मौजूदा ढांचा क्या पहले मौजूद मंदिर के ऊपर बनाया गया। ज्ञानवापी की पश्चिम दीवार की उम्र, उसके निर्माण के स्वरूप का पता करने के लिए वैज्ञानिक जांच करनी थी। एएसआई को ज्ञानवापी परिसर में मिलने वाले सभी खंभों और चबूतरों की वैज्ञानिक जांच कर उसकी उम्र, स्वरूप और निर्माण की शैली की पहचान करना था। तो जब सर्वे पूरा हो गया तो उसे एएसआई ने सील बंद लिफाफे में सौंपा। बीबीसी को 800 से ज़्यादा पन्नों वाली जो रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों की कॉपी मुकदमे के जो मुख्य वादिनी है राखी सिंह, उनके वकील अनुपम द्विवेदी से मिली। अब से कुछ देर पहले मैंने उनसे बात की और वकील अनुपम द्विवेदी से पूछा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या बड़ी बातें कही हैं, जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, 839 पन्नों की एएसआई की रिपोर्ट है और रिपोर्ट में एएसआई ने एक डिटेल सर्वे किया है और इसको हम साइंटिफिक सर्वे कहें तो सही रहेगा। और शुरुआती के पन्नों को जब आप पढ़ेंगे तो अभी देखिए, मतलब कल का ही रिपोर्ट आया है तो पूरी तरीके से पढ़ तो नहीं पाए हैं, लेकिन शुरुआती पन्नों को आप पढ़ेंगे तो पहले तो एएसआई ने इसमें जो है जो कोर्ट ऑर्डर हुए, जो हाई कोर्ट से स्टे हुआ, सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ, तमाम तरह की चीज़ों को उसने डिटेल बताया है। ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर पर कितने कितने मिनट, कितने कितने घंटे उन्होंने सर्वे किया, सारी चीज़ें डिटेल में उसमें लिखी हैं। आप अराउंड पेज नंबर 80 जब क्रॉस करेंगे, पेज नंबर 79 और 80, तो आपको फिर जो है डिटेल उसमें इंस्क्रिप्शंस वगैरह के बारे में डिटेल मिलना फिर वहाँ से शुरू होता है। अब वहाँ तक तो उन्होंने लगभग 70-80 पन्नों तक तो उन्होंने सब डिटेल बताया, स्ट्रक्चर बताया कि उसमें करीब 12 खंबे पूरी बिल्डिंग में हैं और उन्होंने बताया कि साहब इसमें एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया है कि जो पश्चिमी दीवार है उसके लिए कि ये अर्ली टेम्पल का, मतलब एंशिएंट टेम्पल का भग्नावशेष है और उस पर मस्जिद बनाई गई है। तो मतलब इस तरह से ये तो कम से कम प्रमाणित हो जाता है कि नहीं, वो मंदिर उस मस्जिद के पहले एग्जिस्ट करता था जो आज वर्तमान में है। दूसरा विषय ये है कि उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे कुछ उनको संस्कृत और द्रविडियन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसको नुकसान करने का प्रयास किया गया है और उसके बारे में बताया कि 12वीं और 17वीं शताब्दी के बीच के हैं, वो उन्होंने अनुमानित बताया। और दूसरा ये विषय बताया कि जो है वहाँ पे जीपीआर से सर्वे किया, तो जीपीआर से सर्वे के माध्यम से जो नीचे की रेज, वो रडार के थ्रू जो उन्होंने पाया, उसमें भी उन्होंने क्लियर कहा कि जो नीचे की स्थितियां हैं, वस्तु स्थिति है, वो स्थिति पुराने मंदिर के जो एंशिएंट मंदिर नागर शैली के होते हैं उनकी परिस्थितियों को दर्शाता है। तो फाइनली जो उनका कंक्लूडिंग पार्ट था वो ये था कि इस बात से को डिनाई नहीं किया जाता और ये बात एकदम कंक्लूसिवली उनके रिपोर्ट से क्लियर हो जाती है कि साहब वहाँ मतलब औरंगजेब के उसको विध्वंस करके वहाँ मस्जिद बनाने के पहले मंदिर स्थित हुआ करता था, पहला विषय। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात उनको मिली है, वहाँ पे एक शिलालेख उनको मिला है जिसमें अरबी फारसी में लिखा हुआ है। अरबी फारसी में उन्होंने औरंगजेब की चीज़ें लिखी हैं और उसको तो देखिए पढ़ नहीं पाया हूँ अच्छे से, लेकिन जो सरसरी तौर पे पढ़ा हूँ वो ये है कि उन्होंने डिटेल दिया है जो 17वीं शताब्दी में उन्होंने तोड़ा था, 16वीं शताब्दी में, उसका डिटेल दिया हुआ है कुछ उसमें, जिसको कि मतलब कहते हैं ना कि उसको डिमिनिश करने का प्रयास किया गया है कि वो समाप्त हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया, वो मिला उनको। अच्छा, अब ये बताइए कि अब ये सर्वे की जब रिपोर्ट आ गई है, अब अगला कदम का क्या होगा? देखिए, सर्वे की रिपोर्ट अभी आई है। सर्वे की देखिए, क्योंकि ये ऑर्डर 26 रूल 9, रूल 10 और रूल 10A के तहत, ठीक है, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, उसके तहत ये कार्रवाई होती है। तो जब सर्वे की रिपोर्ट आ जाती है तो उस रिपोर्ट के बाद वो पहले कमीशन की कार्रवाई है ना ये, तो इसमें जो है पहले जो सेकंड पार्टी है जो इससे एग्रीव्ड है वो ऑब्जेक्शन फाइल करती है।
ठीक है। ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद फिर उस पर सुनवाई होती है दोनों पार्टीज। जो ऑब्जेक्टर होता है वो भी अपनी बात को रखता है, जो सहमत है, जैसे हम सहमत हैं इस रिपोर्ट से, तो हम भी अपने पक्ष को रखते हैं। दोनों लोगों की बात को सुनकर कोर्ट फिर इसको एविडेंस पर लिया जाए कि नहीं, ये इस पर डिसाइड करती है। तो उसके बाद जब कोर्ट डिसाइड कर देती है तब फिर ये एविडेंस का पार्ट हो जाता है। एविडेंस बनने के बाद फिर क्या होगा? फिर एविडेंस बनने के बाद देखिए ऐसा है कि कमीशन की कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद विटनेसेस होने के, क्योंकि देखिए सिविल प्रोसीजर कोड में जो है वो ओरल एविडेंस की भी व्यवस्था है। तो ओरल एविडेंस तो चूंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, है तो सब चूंकि हिस्टोरिकल मामला है, लेकिन वादनिया है, उनसे बयान लिया जाएगा। चूंकि 93 तक पूजा होती थी तो इस विषय में जो अवेलेबल साक्ष्य होंगे उनको दिया जाएगा। और भी एक्सपर्ट ओपिनियन अगर कोर्ट चाहे, जैसे किसी हिस्टोरियन को बुलाना चाहे, करना चाहे, तो कोर्ट कर सकती है। ये थे इस मामले में वकील जो कि बता रहे थे कि इस सर्वे की रिपोर्ट में क्या है। तो ये तो बात हुई ज्ञानवापी सर्वे की। मस्जिद पक्ष इस मामले में सर्वे के विरोध में था और मस्जिद पक्ष का मानना था कि सर्वे तभी हो सकता है जब अदालत के समक्ष पेश किए गए लिखित और मौखिक साक्ष्यों से कोर्ट किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही है। तो अब ये समझते हैं कि ज्ञानवापी का जो ये पूरा मामला है आखिर कैसे अदालत में पहुंचा, और यही सब जानने के लिए मैंने कुछ ही देर पहले बीबीसी संवाददाता अनंत जनाने से बात की। मैंने उनसे पूछा कि इस मामले की टाइमलाइन के बारे में अगर आप बताएं तो। जी, दरअसल ये बात जो है जिसमें अब एएसआई का सर्वे हो रहा है, ये 2021 का मुकदमा है। और फिर उसके बाद 2022 में जब ये माँ श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना और वहाँ पे भोग करने का जो मामला है, उसके अंदर सुनवाई के दौरान एक मांग उठी कि वहाँ पे एक सर्वे होना चाहिए। तो ये जो सर्वे था, ये पहले सिर्फ एक कोर्ट कमिश्नर का सर्वे होता है, किसी टेक्निकल एजेंसी जैसे एएसआई है उसका सर्वे नहीं था। और 3 दिन 4 दिन वो सर्वे चला। उसके अंदर जो है एक वजू खाने को सील कर दिया गया, तमाम तरीके के दावे हुए, एक रिपोर्ट दर्ज हुई और वो रिपोर्ट भी लीक हो गई। उसमें इस तरीके के दावे लिखे गए कि कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, कुछ लैंग्वेज इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। तो उससे इस मामले ने बहुत तुल पकड़ा और उसके बाद से कोर्ट में तमाम तरीके की मांगे उठ रही हैं। और इसी माँ श्रृंगार गौरी के केस के अंदर अब जाकर ये एएसआई का सर्वे हुआ है, इसकी रिपोर्ट दाखिल हुई है और अब वो सार्वजनिक भी हो गई है। जिस सर्वे की बात हो रही है वो कितना चुनौतीपूर्ण था और किस तरह की परिस्थितियों में ये जो सर्वे है वो किया गया था? जी, एएसआई एक टेक्निकल बॉडी है, उसके पास तमाम तरीके के इक्विपमेंट्स है। उन्होंने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का भी इस्तेमाल किया। लेकिन क्योंकि ये अगस्त में शुरू हुआ सर्वे, तो फिर वो मानसून के महीने थे, तब अगर वो पूरा एरिया जो है गंगा के आसपास का है तो वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत हो जाती है। तह खानों को भी देखना था, वहाँ पे मलबा था उसको हटाना था। फिर जब बारिश गिरती थी तो वहाँ पे किसी तरीके से इंतजाम करके जो भी आपने एक्सकवेट किया है वहाँ पे, या जो भी अपने काम किया है एक साइट को प्रिपेयर करने का, तो उसको ठीक से रखना। तो ये सब तमाम तरीके की चुनौतियां थी। लेकिन एक चुनौती ये भी थी कि सर्वे के चलते हुए कोई चीज लीक ना हो जाए, मीडिया में ना आ जाए। तो बाद में कोर्ट ने भी, अदालत ने मीडिया को कहा कि आप इस सर्वे के चलते हुए आप इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते कि इसमें क्या निकल के आ रहा है या किस तरीके से खुदाई हो रही है या कुछ अगर कोई और तरीका अपनाया जा रहा है, तो उसके बारे में आप ज्यादा स्पेक्यूलेटिव रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस सर्वे को अंजाम देने में। अनंत, मुस्लिम पक्ष पहले सर्वे के पक्ष में नहीं था, अब इस रिपोर्ट के आने के बाद उनका क्या कहना है और आगे किस तरह के कदम उठा सकते हैं वो? जी, मुस्लिम पक्ष की साफ दलील यही है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उपासना स्थल अधिनियम, उसके तहत ये कहा जाता है कि जो 15 अगस्त 1947 के पहले किसी धार्मिक ढांचे का कोई एक रिलीजियस कैरेक्टर जो था वो वही रहेगा जो इस डेट के पहले था, और उसको बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन उसको एक तरीके से दरकिनार करते हुए इस पूरे मामले को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं मानते हुए कोर्ट ने एएसआई सर्वे की भी इजाजत दे दी। मुस्लिम पक्ष का इतना कहना है कि अगर किसी ने ये दावा किया है कि ये मंदिर है और यहाँ पे पहले मंदिर होता था ज्ञानवापी मस्जिद की जगह, तो ये दावा साबित करने का पूरा जो भार है वो जो इस तरीके का दावा पेश करता है कोर्ट के अंदर, वो है ना कि किसी सरकारी एजेंसी के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरी लॉजिक हिंदू पक्ष की ये थी कि ये जो सर्वे हुआ था, एएसआई सर्वे, ये अयोध्या में भी हुआ था जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को सेटल करना था, उसमें सबूत इकट्ठा करने थे। लेकिन उसमें मुस्लिम पक्ष का कहना था वो हालात अलग थे, वहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, वो स्ट्रक्चर ढह गया था, उसके बाद एएसआई का सर्वे हुआ था। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर मौजूद है और वो ये भी चाहते थे कि इसमें किसी भी तरीके की तोड़फोड़ या खुदाई ना की जाए इस सर्वे के अंदर। तो उनके तमाम ऑब्जेक्शन थे और
हर चीज में, लेकिन मुख्य तौर पे जो ऑब्जेक्शन ये था कि ये जो भी कार्रवाई है, जितनी भी मांगे हैं, सब उपासना स्थल अधिनियम का जो कानून है उससे बाधित है। तो पूरी टाइमलाइन समझा रहे थे बीबीसी संवाददाता आनंद झणाणे। आप सुन रहे हैं दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। खबरों के मुताबिक बिहार में सत्ता चक्र फिर से घूम रहा है और फिर से केंद्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। मीडिया में आज दिन भर जो खबर चल रही थी वो ये थी कि बिहार में एक बार फिर से सत्ता का समीकरण बदलने जा रहा है। नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना सियासी पाला बदलकर एनडीए में जा सकते हैं। हालांकि इस बारे में कोई औपचारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। आज राजभवन में गणतंत्र दिवस का जो समारोह था उसमें नीतीश कुमार समेत कई राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे। तेजस्वी यादव वहां पर नहीं पहुंचे। इन चर्चाओं को हवा तब मिली जब बीजेपी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं होते। उन्होंने कहा, क्या परिस्थिति बनती है, बीजेपी क्या निर्णय लेती है, उस बदली हुई परिस्थिति में उस समय आने पर उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है, आवश्यकता अनुसार दरवाजा खुलता रहता है और बंद होता रहता है। तब क्या स्थिति बनती है, क्या स्थिति बनेगी, उस समय बताएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए सारी चीजों का। मेरे तो कुछ भी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर एनडीए के दरवाजे खुलते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका नाता आरजेडी से टूट जाएगा। आरजेडी के नेता और सांसद मनोज झा ने कहा, संशय दूर करना, इस गठबंधन की मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना। तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो। भी कुछ खेला करने वाले नहीं, देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरह का खेला कभी नहीं किया। और क्यों करें, माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है और सब कुछ सुचारू चल रहा है। ये जो संशय बना, मेरा उस पर सिर्फ एक टिप्पणी थी आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं। सीधे पॉडकास्ट में शामिल करते हैं बिहार से बीबीसी संवाददाता चंदन जजवाड़े को। चंदन, जिस तरह से राजनीति में घटना चक्र घूम रहा है, क्या ये अब तय माना जाए कि नीतीश आरजेडी का साथ छोड़कर जाने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, इसमें आपने मनोज झा के स्टेटमेंट को सुनाया जो कि ये एडमिट कर रहे हैं कि बिहार में कुछ चल रहा है। इसके अलावा गिरिराज सिंह जो कि अक्सर बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है उसको लेकर टिप्पणी करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए बिहार का दरवाजा, बीजेपी का दरवाजा जो है वो बंद है। लेकिन आज उनकी जो भाषा थी वो काफी बदली हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा उसको स्वीकार करेंगे, यानी कि बीजेपी की तरफ से भी जिस तरह से देख रहे हैं कि जुबान जो है थोड़ी बदली हुई है, तेवर थोड़े बदले हुए हैं, ये माना जा रहा है। पिछले कई दिनों से इस तरह की जो है बात बिहार की राजनीति में चल रही कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए से जुड़ सकते हैं। इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो सबसे पहले गिरिराज सिंह के एक बयान के बाद देखी गई थी। गिरिराज सिंह एक बार फ्लाइट में लालू प्रसाद यादव से मिले थे और फ्लाइट से उतरकर उन्होंने ये दावा किया था कि लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को, जो कि फिलहाल उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार में है, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और वहां से जो एक तरह के तनाव की स्थिति पैदा हुई, एक तरह से संदेह जो है पैदा हुआ। फिर 29 तारीख को जब दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जनता दल यूनाइटेड की, तो उसमें ललन सिंह जो कि उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको हटा करके नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बने। और उस समय बीजेपी की तरफ से ये दावा किया गया कि ललन सिंह आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के करीब आ गए थे, इसलिए उनको हटाया गया। यानी कि पिछले एक आध महीने से हम बात कर सकते हैं कि आरजेडी के बीच में एक तरह से अंदर के तनाव की स्थिति बन रही है। चंदन, ये कहानी कर्पूरी ठाकुर को जिस दिन भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट हुआ, उस दिन क्या नीतीश को एक मौका मिल गया? बिल्कुल, देखिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग जेडीयू पुराने लंबे समय से करती रही है। पीछे भी जब अमित शाह के दौरे बिहार के हुए उसके बाद भी जेडीयू के प्रवक्ता ने ये मांग की थी
कि अमित शाह जो ये ऐलान करें कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर दावा जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी सभी दल करते, क्योंकि राजनीति में जो दखल कर्पूरी ठाकुर का आज भी कायम है वो किसी और पार्टी का नहीं है, किसी और नेता का नहीं। उनको पहला जननेता कहा जाता है, मास लीडर कहा जाता है, ये एक बात है। लेकिन नीतीश कुमार ने 23 तारीख को जब कर्पूरी ठाकुर की जो जयंती यहाँ पे मनाएगी, जन्म शताब्दी 24 तारीख को मनाएगी, उस दिन वंशवाद की राजनीति पर एक टिप्पणी की थी। और उसके बाद रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उन्होंने 3 ट्वीट्स किए बैक टू बैक। हालांकि वो तीनों ट्वीट उन्होंने बाद में डिलीट कर दिए। आने वाले माना गया कि नीतीश पे एक निशाना उन्होंने साधा है और उसके बाद से ये जो है तनातनी ज्यादा बढ़ी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखना ये होगा कि कितना वक्त लगता है और आगे आने वाले दिनों में राजनीति क्या होती है। तो आज के इस पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही। अजीत सारथी आज कमान संभाल रहे थे। मुझे और सिमरनप्रीत कौर को विदा दें। सुनने के लिए शुक्रिया। फिर आइएगा। नमस्कार।